Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I'll take you through the analysis for today's Hindu. We'll look at the top stories and relevant events from the perspective of CLAT 2022. Let's get started. Alright, this is the storyboard. Let's look at the top topics for today. Probe shows use of toxic material in firecrackers. So this is an ongoing controversy. कल भी हमने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अभी चल रही है. आज कुछ और बात हुई, कुछ और बात हम करेंगे और ये अभी प्रोसेस और आगे चलेगा. Army to get 25 advanced light helicopters related to defense, an important update. We'll talk about this. 24 lakh pre-primary students to get meals under PM पोषण स्कीम. तो ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रीब्रांडिंग है मिड डे मील स्कीम की, हम उसके बारे में बात करेंगे. इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर नेवी टू नेवी टॉक्स, अगेन डिफेंस रिलेटेड अपडेट. कैबिनेट अप्रूव्स ECGC लिस्टिंग. ओके, इट्स ECGC लिस्टिंग. ठीक है, तो एक और IPO अप्रूव कर दिया गया है. दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट. पीरामल अक्वायर्स DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है. ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, हम बात करेंगे. RBI लिफ्ट PCA कर्ब्स ऑन IOB. ओके, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बात करेंगे. किशिदा सेट टू बी द नेक्स्ट जापान प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स अबाउट द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. And then in the editorial we have a very nice and a very extensive article about PM Cares Fund, उसके बारे में बात करेंगे. तो host of new stories and interesting content. Let's get started with the first one. तो देखो, कल हमने बात की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट लैश्ड एट फायर क्रैकर्स सेइंग दैट कि जो राइट टू लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 2018 में बैन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस पे, जॉइंट क्रैकर्स पे, ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी थी. उसके बावजूद ये सारी वायलेशंस हो रही हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर्स पे गुस्सा किया था और आज उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा बेसिकली इट ऑल ट्रांसपायर्ड कि मार्च 2020 में कोर्ट ने एक CBI इंक्वायरी ऑर्डर की थी, क्योंकि उनको ऐसे पिटिशंस आए थे कि 2018 के जो उनका ऑर्डर था उसके वायलेशंस हो रहे हैं. और उसने ये रिपोर्ट दी है कि देयर इज अ रैम्पेंट वायलेशन ऑफ इट्स बैन ऑन यूज ऑफ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स लाइक बेरियम. तो उन्होंने कहा कि अब जो भी अभी जो आपके पटाखे बन रहे हैं, फायर क्रैकर्स बन रहे हैं, उनमें बेरियम और उसके सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बैन कर दिया था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट व्हाई द मैन्युफैक्चरर शुड नॉट बी आस्क्ड टू शो कॉज ऑन व्हाई कंटेम्प्ट एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम. तो इस पे फाइनल जजमेंट आना बाकी है. But obviously the Supreme Court is expected to take a stern action against authorities which have been negligent, also as well as to the manufacturers of these firecrackers. Army to get 25 advanced light helicopters. तो जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अभी 2-3 एक्विजिशंस को अप्रूव किया, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड से प्रोक्योर किए जाएंगे. 25 न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स. तो एक बार हम बात करेंगे कौन कौन से एक्विजिशंस हैं. हेलीकॉप्टर्स है, गाइडेड म्यूनिशंस हैं और रॉकेट एम्यूनिशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस हैं. तो तकरीबन 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से. इसके अलावा जो टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस हैं और जो रॉकेट एम्यूनिशन है उसे भी प्रोक्योर किया जाएगा. एक अच्छी बात इसमें यह है कि ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से किया जा रहा है. ठीक है, सो वी आर बेसिकली promoting the indigenization of defense procurement. अच्छा, अब देखो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. जो हमारी मिड डे मील स्कीम थी, जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे थे, क्लास 1 to 8 तक के जो बच्चे थे उनको स्कूल में खाना दिया जाता था. ठीक है, ताकि एक उनको न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन से हम फाइट कर सके, दूसरा स्कूल में एनरोलमेंट्स बढ़ सकें. काफ़ी सारे बच्चों को पेरेंट्स भेज ही इसलिए स्कूल देते थे कि चलो इस बहाने वहाँ पर खाना मिल जाएगा. ठीक है, तो अब इस स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम कर दिया गया. ठीक है, स्कीम का नाम बदल के क्या कर दिया, रीब्रांडिंग की गई है PM पोषण स्कीम. पोषण अगेन स्टैंड्स फॉर पोषण शक्ति निर्माण, इन कीपिंग विद द पेंचेंट ऑफ PM मोदी गवर्नमेंट टुवर्ड्स एक्रोनियम्स. ठीक है, अच्छा, एक और बात की गई है कि अगले साल से इस स्कीम को थोड़ा एनहांस किया गया है. इस स्कीम में बाल वाटिका को भी इंक्लूड किया गया है, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना. ठीक है, क्लास 1 to 8 तो पहले से शामिल था. फर्स्ट क्लास से पहले के जो प्री प्राइमरी स्कूल वाला पार्ट है उनको भी इसमें शामिल किया गया है. इट विल कवर 24 लाख मोर चिल्ड्रन इन द प्री प्राइमरी सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है,
तो ये एक एडिशन इसमें किया गया है, 5 साल तक के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है। 2025-2026 तक ये स्कीम चलेगी। टोटल आउटले वुड बी 1.31 लाख करोड़, जिसमें से तकरीबन 31,000 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स बियर करेंगी, बाकी जो रिमेनिंग तकरीबन 1 लाख करोड़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ठीक है। So next update related to defense is India Australia signed terms of reference for Navy to Navy talks। देखो ये अपनी तरह का इकलौता अरेंजमेंट है, फर्स्ट अरेंजमेंट है जहाँ पे दो नेवीज के बीच में इस तरह का अरेंजमेंट इंडिया की तरफ से किया गया है। तो इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया, जिसमें ये तय किया गया है कि एक प्रॉपर रेगुलर नेवी टू नेवी टॉक्स होगी विच विल गवर्न द बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेवल कोऑपरेशन। ठीक है। तो इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कंडक्ट ऑफ नेवी टू नेवी टॉक्स। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सच डॉक्यूमेंट साइंड बाय इंडियन नेवी विद एनी कंट्री। किसी भी देश के साथ इस तरह का कोई अरेंजमेंट अभी तक हमने नहीं किया था। ठीक है। द डॉक्यूमेंट सेट्स द नेवी टू नेवी टॉक्स एज द प्रिंसिपल मीडियम फॉर गाइडिंग द बायलैटरल कोऑपरेशन। तो आगे जो भी नेवल एक्सरसाइजेज होंगी, नेवल कोऑपरेशन होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन नेवी टू नेवी टॉक्स मैकेनिज्म्स। और फिर चाहे वो बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, तो मल्टीलैटरल फोरा में भी किसी तरह की कोई एक्टिविटीज होंगी, क्लोज कोऑपरेशन इन रीजनल एंड मल्टीलैटरल फोरा इंक्लूडिंग इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम या वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस तरह के किसी भी फोरा में कोई एक्टिविटी होगी तो उसके लिए नेवी टू नेवी टॉक्स में कोऑपरेशन किया जाएगा। तो ये भी एक डिफेंस रिलेटेड अपडेट था आज का। तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ हमने इस तरह का टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंडियन नेवी ने साइन किया है, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सो कैबिनेट अप्रूव्स ईसीजीसी लिस्टिंग। ठीक है। देखो डिसइन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले बात किया था एयर इंडिया के लिए जो बिड्स आई थी, फिर बीपीसीएल सेल के बारे में बात हुई थी, हमारी बात हुई थी LIC IPO को लेकर के। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। ठीक है। इसी बीच गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए एक इंपॉर्टेंट IPO अनाउंस किया है, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को समझो, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है। तो बेसिकली जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स होते हैं, आई मीन लार्जली स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा काम का हो जाता है। ठीक है। अब आपने बिजनेस एक्सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी कंट्री में कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाले के आपको पेमेंट कब आएगा, जब आपका सामान वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर आपका सामान वहाँ पहुँच गया और सामने वाले ने आपको पेमेंट देने से मना कर दिया तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। बैंकिंग में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी तरीका होता है जिससे आप अपने आप को कवर कर सकते हो, बट द बेस्ट तरीका है कि आप अपना एक क्रेडिट इंश्योरेंस ले लो। ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्या करता है, आपको क्रेडिट इंश्योरेंस देता है कि अगर सामने से आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है। सो दिस इज द जॉब ऑफ ECGC। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज किए 4,400 करोड़ इन ECGC ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5 सालों में तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए ECGC में लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगले साल हम इसकी लिस्टिंग कर देंगे। ठीक है। यानी अगले साल से ये एक प्रॉपरली ट्रेडेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। ठीक है। सो जैसा मैं बता चुका हूँ, ECGC इज सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट नॉन पेमेंट बाय द ओवरसीज बायर्स एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट। तो अगर आज की तारीख में एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडियन मार्केट में, दैट इज ECGC। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन समझ लेते हैं। 1957 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं, चेयरमैन है M सेंथिलनाथन। ठीक है। अच्छा, पीरामल एक्वायर्स DHFL एंड पेज 14,700 करोड़ इन कैश। तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं। DHFL अब ये थोड़ा कुछ समय पुरानी बात हो गई है, 3-4 साल पुरानी बात हो गई है। DHFL क्राइसिस हुआ था, बहुत बड़ा क्राइसिस था इंडिया में NBFC सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर में। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लगभग डूबने के कगार पे आ गई थी। ठीक है। DHFL का एक्विजिशन किया है पीरामल एंटरप्राइजेज ने। अब ये एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अगेन इट्स और ये एक बड़ी स्पेशल बात है क्योंकि ये जो है ये अपनी तरह का फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में पहला रेजोल्यूशन है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो अभी आप में से कुछ लोगों के साथ मैंने IBC डिस्कस किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके तहत बेसिकली वो कंपनीज जो इंसॉल्वेंट हो गई हैं, लीगली डिक्लेयर हो गया तो बैंक्रप्ट हो गई हैं, वो कंपनीज अपने क्रेडिटर्स के साथ रेजोल्यूशन कर सकती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ IBC। NCLT के अंदर वो सारे एडजुडिकेट होते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत। और ऐसे बाकी सेक्टर्स में तो NCLT के रेजोल्यूशंस हुए हैं, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में ये पहला रेजोल्यूशन है जो कि
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो पीरामल एंटरप्राइजेज हैज एक्वायर्ड DHFL। RBI लिफ्ट्स PCA कर्ब्स ऑन IOB। IOB इज इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर से उन्होंने PCA कर्ब्स हटा लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये PCA कर्ब्स होते क्या है? कर्ब्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस है ना। अब ये बड़ी न्यूज नहीं है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को PCA फ्रेमवर्क से बाहर ले लिया गया है। बड़ी बात यह कि हमने को इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है, ठीक है। तो न्यूज क्या है? IOB हैज बीन टेकन आउट ऑफ PCA रेस्ट्रिक्शंस। अब अपन थोड़ा सा ये समझते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है। देखो, ये RBI का एक फ्रेमवर्क है जिसमें वो ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई करता है जिनके ऑपरेशंस जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बैंक्स फॉर एग्जांपल जिनके बैड लोन्स बहुत हो गए हैं, ऐसे बैंक्स जो प्रॉफिटेबल नहीं रहे, ऐसे बैंक्स जिनकी कैपिटल एडिकेसी रेशो कम होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको PCA फ्रेमवर्क के अंदर ले लिया जाता है, यानी उनके ऑपरेशंस पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि जब तक आपके ये पैरामीटर्स ठीक नहीं हो जाते, जब तक आपके बैड लोन्स कम नहीं हो जाते, जब तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं हो जाती, जब तक आपके कैपिटल एडिकेसी रेशो बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम आपके ऑपरेशंस पे किसी किस्म का रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब ये रेस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन डिविडेंड पेमेंट पे हो सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा ब्रांच नहीं खोल सकते, ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट ही बदल देंगे, ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि RBI अब आपको संभालेगा, ये रेस्ट्रिक्शन ये भी हो सकता है कि हम आप जो है फार्म लोन्स अब ज़्यादा नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके फार्म लोन्स ज़्यादा डूब रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिस्ट डाउन भी किए हैं कि ब्रांच एक्सपेंशन को रोक सकते हो आप, डिविडेंड को स्टॉप कर सकते हो, बैंक की लेंडिंग लिमिट लगा सकते हो किसी एक सेक्टर पे, किससे ज़्यादा आप किसी सेक्टर को लोन नहीं दोगे, आप ऑडिट ऑर्डर कर सकते हो, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नया मैनेजमेंट लेके आ सकते हो, सुपरसीड कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जो PCA फ्रेमवर्क में दिए गए हैं जिससे कि वो बैंक्स जो कि धीरे धीरे ये मान लीजिए कि खराबी की तरफ या बीइंग अनप्रॉफिटेबल बनते जा रहे हैं, उन बैंक्स को रोका जा सके या टाइमली संभाला जा सके इससे पहले कि वो पूरी तरह डूब जाए। अब PCA कब इन्वोक किया जाता है, कब पता चलता है RBI को कि हाँ इस बैंक को PCA फ्रेमवर्क के अंडर लेना चाहिए? जब या तो उसका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो खराब हो रहा हो, या उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हो, या रिटर्न ऑन एसेट्स कम हो रहा हो। इन 3 पैरामीटर्स को ब्रॉडली कंसिडर किया जाता है। अगर इन 3 पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस खराब जा रही है किसी भी बैंक की तो उसे PCA फ्रेमवर्क के अंडर, इसीलिए कहते हैं ना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब तुरंत आपने करेक्टिव एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेकर के उसे इंप्रूव किया जाता है। अच्छा, अब देखो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। जापान में मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, योशिहिदे सुगा हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनको लेकर के। क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है? कोविड को लेकर के उनकी जो टैकलिंग कोविड, उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है उसको लेकर के जापान में नाराजगी है। फिर टोक्यो ओलंपिक्स उन्होंने करवा दिए, उसको लेकर के भी काफी नाराजगी है। तो योशिहिदे सुगा के बाद जो नए जापान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो अब तय हो गया है। द न्यू गाय इज फूमियो किशिदा, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं वहां पे, ठीक है। ही इज गोइंग टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की। देखो एडिटोरियल्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया आज, काफी बड़ा आर्टिकल भी है PM केयर्स फंड के ऊपर, ठीक है। थोड़े दिनों पहले PM केयर्स फंड को लेकर के गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि PM केयर्स फंड जो है वो एक गवर्नमेंट ओन्ड फंड नहीं है या सरकारी फंड नहीं है, और उसी को लेकर के एक अच्छा खासा क्रिटिसिज्म आज के एडिटोरियल में आया। तो थोड़ा सा देखते हैं अपन, है ना। तो ये क्या कहता है कि मैनर इन विच द PM केयर्स फंड विच इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड वाज सेट अप शोज अ बाईपासिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी। उन्होंने कहा जिस तरीके से PM केयर्स फंड पहले तो सेटअप हुआ, ये भी कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि पहले से एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड था जिसे गवर्नमेंट ने इसी काम के लिए सेटअप किया था कि कोई भी समस्या है तो इस फंड से पैसा निकाल करके उसे डील किया जा सकता है। तो अगर आपने डोनेशंस लोगों से मांगने ही थे तो आप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में मांग सकते थे, ठीक है। इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या खास बात है कि NDRF जो है वो अकाउंटेबल है। आज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में अगर कोई भी फंड पैसा आता है या उसका इस्तेमाल होता है तो RTI एक्ट के थ्रू आप उससे क्वेरी करके पूछ सकते हो। PM केयर्स फंड RTI के अंडर आता ही नहीं है, तो आप उसमें कोई जवाब दोगे नहीं, पब्लिक अथॉरिटी आप कह ही नहीं रहे कि वो है, तो आप RTI एक्ट के थ्रू पूछ भी नहीं सकते। उसके अलावा जो पैसा NDRF में आता है उसे CAG ऑडिट करता है। तो यानी
उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं कि भैया उस पैसे को कोई देखेगा, चेक करेगा कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ। पीएम केयर्स फंड का पैसा जो है वो कंटिजेंसी फंड में जाता ही नहीं है, तो उसे सीएजी ऑडिट कर भी नहीं सकता। तो ना तो आप ऑडिट कर सकते हो, ना कोई उसको देखने वाला है, ना आप उसको किसी चीज़ का जवाबदेही है। तो ऐसा फंड आपने बनाया है तो ऑब्वियसली आपने कानून की धज्जियां उड़ाई है। दूसरी बात उन्होंने कहा एक और फंड है नेशनल रिलीफ फंड, जो कि जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम से चलता आ रहा है। नेशनल रिलीफ फंड में जो ट्रस्टीज होते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर होता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट होता है, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। बोला आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपने अगर लोगों से डोनेशन ही मांग रहा था तो आप इस फंड में भी पैसे मांग सकते थे, मगर क्योंकि इसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो आपको तो ये भी भारी लगा। तो आपने एक ऐसा फंड बनाया जिसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हो और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। तो आज की तारीख में पीएम केयर्स फंड में कौन है, जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो यानी पूरी जमात आपकी ही है, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आपने इस तरीके से बनाया कि आपको कोई जवाब भी नहीं देना, तो बेसिकली उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा पीएम केयर्स फंड क्या किसी कानून से बना है? नहीं, ना तो कोई कानून है ना कोई एक्ट है। एक वेब पेज बना दिया आपने और उस वेब पेज के थ्रू आपने उसमें अपना स्ट्रक्चर डाल दिया, फंक्शंस डाल दी, ड्यूटीज डाल दी, कुछ भी लिख दिया और लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, तो उस वेब पेज में आपने इस्तेमाल किस चीज का किया है? आपने सारनाथ का सिंबल लगाया, सारनाथ लॉयंस, सत्यमेव जयते लिखा, पीएम केयर्स फंड का नाम दिया और उसके बाद आप कहते हो कि इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड। अगर कोई इस तरह का वेब पेज बनाया जाएगा जिसमें सारे नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फंड का नाम पीएम फंड रखा जाएगा, मोदी साहब खुद उसमें घोषणा करेंगे कि आप इस फंड में डोनेट करें, तो किसी को क्या लगेगा, क्या ये सरकारी फंड है या नहीं है? और फिर आप हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं ये तो सरकारी फंड नहीं है, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो एफिडेविट में क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो एफिडेविट आया है उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि पीएम केयर्स फंड वाज नीदर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर बाय एनी स्टैट्यूट। तो बोले ना तो इसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से बनाया गया है, ना कोई लीगल इसका प्रेसिडेंट है। अगर ऐसा है तो किस अथॉरिटी से आप प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो? किस अथॉरिटी से आपने सारे नेशनल सिंबल्स यूज किए हैं? किस अथॉरिटी से आपने तिरंगा यूज किया है? किस अथॉरिटी से आपने पीएम government.in वाला वेबसाइट आपने यूज किया है? और किस अथॉरिटी से आपने लोगों को टैक्स कंसेशन दिया कि भैया अगर आप इसमें पैसा डोनेट करोगे तो आपको टैक्स कंसेशन मिल जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आएगा तो उसको एफसीआरए एक्ट के तहत कंसेशंस मिल जाएंगे? किस अथॉरिटी से, अगर ये गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, अगर इसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से बनाया नहीं गया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इसमें रोल नहीं है, तो ये सारे प्रिविलेजेस आपने कैसे एक्सटेंड किए पीएम केयर्स फंड में? ठीक है, एंड व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर मेकिंग अपील फॉर कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड? अगर इसका कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों अपील कर रहे हैं? फिर अमाउंट रिसीव्ड बाय द फंड डज नॉट गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर इसमें जो अमाउंट आ रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा है तो दैट मींस सीएजी इसकी ऑडिट भी नहीं कर सकता। अब अगर इसकी ऑडिट ही नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं है कि यार इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहां हो रहा है। तीसरा क्लेम क्या है? ट्रस्ट इज नीदर कंट्रोल्ड, ओन्ड और फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगेन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ना ये गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है, ना ये गवर्नमेंट फंडेड है। अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इस पे है ही नहीं, तो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स डिफेंस, होम और फाइनेंस इसके मेंबर्स हैं। अगर आप कह रहे हो कि इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब नहीं है, तब तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, और अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर ही नहीं सकता, यानी तो फिर इनको इनकी पोजीशन से हटा देना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहा है। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि पीएमओ ऑपरेट्स द फंड। अल्टीमेटली ये फंड पीएमओ ऑपरेट कर रहा है, मगर क्योंकि इसे पब्लिक अथॉरिटी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो ये कहते हैं कि पीएम केयर फंड को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर देनी चाहिए और आरटीआई के तहत इसको सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। तो काफी एक इंटरेस्टिंग अपडेट इस बारे में है। इट्स अ नाइस आर्टिकल, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो फिर बात हो गई स्टोरीज की। अब अपन बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कल क्या था? कल मेरा क्वेश्चन ये था, सेबी के बारे में हम बात कर रहे थे, गोल्ड नॉर्म्स आए थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि सेबी कब सेटअप हुआ, सेबी एक्ट कब आया और सेबी के चीफ का नाम क्या है? तो सेबी एक्ट 1992 में आया था और इनके चीफ हैं अभी अजय त्यागी। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो आज आपसे है, आज हम जो बात कर रहे थे वो चलिए पीएम केयर्स फंड के बारे में बात कर रहे थे। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में आप बताएं कि पीएम केयर्स फंड कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में
बताएं और मैं उसे देखूंगा और फिर कल वी विल मीट अगेन विद सम न्यू स्टोरीज. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग.